नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस सेट हम लोग लेकर आ रहे थे उसी संदर्भ में आज मैं आप लोगों के लिए कल हम लोगों ने देखा था सोशल साइंस का क्वेश्चन नंबर 90 से लेके 120 तक 30 प्रश्न सॉल्व किए थे 2020 से, है ना। जो 2020 से टीटी एग्जाम में आए हुए थे उन्हीं प्रश्नों को हमने किया था आपके सोशल साइंस से संबंधित, है ना। एसएसटी से ये आया हुआ था, सोशल स्टडी से। जो 30 प्रश्न कल हमने देखे थे पार्ट 1 के रूप में, आज उसी का पार्ट 2 के रूप में आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। 121 से 150 नंबर के प्रश्न तक 30 प्रश्न रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, पॉलीगैनस परिवार प्रतिनिधित्व करता है। पुरुष और महिला साथ रहते हैं। महिला कई महिलाओं के साथ रहती है। महिला से पुरुष बहुत महिलाओं के साथ रहते हैं। बहुत से पुरुष दिया है। और डी है, एक पुरुष कई महिलाओं के साथ रहती है। तो पॉलीगैनस का मतलब होता है एक पुरुष कई महिलाओं के साथ रहता है। ये डी हो जाएगा, ठीक है। एक पुरुष के कई पत्नियां होती हैं, है ना। तो यही क्या होता है, पॉलीगैनस कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, 122 नंबर के प्रश्न, जाति के 3 पहलुओं धर्मनिरपेक्ष वैचारिक एकीकृत को किसने वर्गीकृत किया। एम एन स्वामीनाथन श्रीनिवास है, एल ड्यूमांट, रजनी कोठारी, या फिर जी एस घुरी। तो इसका जो सही आंसर लिया गया था व्यापम द्वारा, मैं वही आंसर बताऊंगा जो व्यापम द्वारा लिया गया आंसर, है ना। तो यहाँ पे जो आंसर था वो था ऑप्शन सी था आपका, ये थे रजनी कोठारी, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है। इसका ऑप्शन सी था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक किसने लिखा है। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, देखिए ऐसे पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं। किस पैटर्न में पूछा गया है 2020 में, उस पैटर्न को बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। कहां कहां से प्रश्न उठाए हुए हैं, कौन कौन से प्रश्न रिपीटेड हैं, उनको बताने की कोशिश करूंगा। उसी तरह से प्रश्न आप पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल आपका टेट निकलेगा सोशल साइंस से संबंधित। देखिए, मैक आइवर तथा पेज ने 1927 में, वेस्टर मार्क ने 1921 में, दरखिम है ना, दरखिम 1914 में, या फिर किंग्सले डेविस ने 1920 में। तो ये देखिए, इसका जो सही आंसर व्यापम द्वारा लिया गया था वो था ऑप्शन बी था। ऑप्शन बी है, वेस्टर मार्क 1921 ने लिखा था द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक, ठीक है। आगे देखते हैं 124 नंबर के प्रश्न, भारत में फुट लूज लेबर का, है ना, फुट लूज लेबर का प्रत्यय देने के लिए किसे जाना जाता है। फुट लूज लेबर का जो प्रत्यय दिया था किन्होंने दिया था। दीपांकर गुप्ता, पार्थर चटर्जी, जॉन ब्रेमेन, या फिर एंटोन बार्टेन। इसका जो सही आंसर लिया गया था वो था ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर था। जॉन ब्रेमेन द्वारा ये दिया गया था, है ना। फुट लूज वेबर जो दिया गया था जॉन ब्रेमेन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की ओर आते हैं। 125 पे क्या है देखते हैं। 125 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने इस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है। भारतीय इतिहास का स्रोत इसमें से कौन सा नहीं है उसको बताना है ना। तो देखिए, पुरातात्विक स्थल तो होते ही हैं, है ना। आपके इमारतें भी होते हैं, लोक साहित्य को देखेंगे, और साहित्य भी होता ही है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, लोक साहित्य नहीं होता है, ठीक है। लोक साहित्य जो होता है भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं होता है। लोक साहित्य होता है आपको लोक कला है ना। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पुरातत्व स्थल के माध्यम से आपको इतिहास की जानकारी मिलती है। इमारतों के माध्यम से भी, जो पुराने प्राचीन इमारतें हैं, जैसे आपका हमारे रायगढ़ जिला में सरिया के आसपास एक केवटीन देउल का मंदिर है, ठीक है। केवटीन देउल का मंदिर कौन से गांव पर है और कौन से शासकों ने इसको बनवाया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये रायगढ़ के सरिया में है, स्थित है, जो अब सारंगढ़ में जा चुका है, ठीक है। और साहित्य भी, जो पुराने साहित्य होते हैं उनसे भी इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आरंग के जैन मंदिर को कहा जाता है। देखिए, जो आरंग का जैन मंदिर है उसको क्या कहा जाता है। कैवल्य मंदिर, भांड देवल, महावीर मंदिर, या फिर दिगंबर जिनालय कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, भांड देवल कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है।
आगे देखते हैं 127 नंबर, इस राज्य के केशकाल घाटी में स्थित सती माता का अन्य नाम क्या है। देखिए केशकाल घाटी में स्थित है सती माता का मंदिर, ठीक है, उसको और किस नाम से जाना जाता है उसको बताना है। तेलिन मंदिर, महिषासुर मर्दनी मंदिर, महामाया मंदिर या फिर घटिया रानी मंदिर। तो इसको तेलिन माता का मंदिर के नाम से जाना जाता है। केशकाल घाटी कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। केशकाल घाटी कौन से जिला पर स्थित है, ये छत्तीसगढ़ के कौन से जिला पर स्थित है, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं 128, महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाला माघ पूर्णिमा का मेला किस ऋषि के नाम से जाना जाता है। देखिए जो माघ पूर्णिमा का मेला होता है आपके वे कौन से ऋषि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, तो ये आपके राजिम पे होता है, राजिम मेला, ठीक है, राजिम मेला भी होता है और आपके धमतरी में भी होता है। देखिए तो इसको मुचुकुंद ऋषि, लोमस ऋषि, अगस्त ऋषि या फिर श्रृंगी ऋषि। तो इसका जो सही आंसर है वो है श्रृंगी ऋषि के नाम से जाना जाता है ना, श्रृंगी ऋषि के नाम से इसको किया जाता है, ठीक है। श्रृंगी ऋषि एक बहुत बड़े तपस्वी थे हमारे छत्तीसगढ़ से। आगे देखते हैं 129, असहयोग आंदोलन के पूर्व 1920 में निम्नलिखित घटनाओं को उनकी तिथियों से सुमेलित कीजिए। ये प्रश्न थोड़ा अटपटा था इसलिए इसको व्यापम ने विलोपित कर दिया, ठीक है, मैच नहीं हो रहा था तो इसको स्किप कर देता हूं मैं। आगे देखते हैं व्यापम 129 नंबर के प्रश्न को विलोपित किया था इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया है, मैच नहीं हो पा रहा था उसमें, ठीक है। आगे देखते हैं 130 नंबर के प्रश्न, दाऊ रामचंद्र देशमुख का लोकनाट्यकारी के कहानीकार हैं। देखिए जो दाऊ इसमें आप लोग एक प्रश्न और पूछा जाता है इसी में कि लोकनाट्य के जनक किसको कहा जाता है ना, लोकनाट्य का जनक तो इसमें दाऊ रामचंद्र देशमुख है ना, ये तो उनके लोकनाट्य के कारी के कहानीकार कौन थे उसको बताना है। विनोद शंकर शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, केयूर भूषण या फिर नारायण लाल परमाकर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो है इन्होंने वही कहानीकार थे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131, सूची एक को सूची दो से मिलाइए, नीचे दिए कूटों की सहायता से इसको मिलाना है। सूची एक को सूची देखिए सालबाई की संधि कब हुई थी, तो सालबाई की संधि आपके ये कूट में दिया हुआ है, ठीक है। तो सालबाई की संधि जो हुई थी वो आपके हुआ था 1782 है ना, यहाँ पे देखिएगा 1782 पे हुआ था सालबाई की संधि जो है 1782 में हुआ था। बेसिन की संधि जो है वो 802 पे हुआ था है ना। सुरजी ये भी ये हुआ था, ये पूरा ऐसा इस तरह से, ठीक है। राजपुर घाट की संधि तो देखिए ए बी सी डी जहाँ पे होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो ए बी सी डी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक भी करेंगे तो बन जाएगा। देखिए आपको ये सालबाई की संधि याद रहे तो पूरा बन जाएगा, एक का ए फिर सब बन जाएगा। इस तरह से कभी कभी एक ही याद रहने पर भी बन जाता है। आगे देखते हैं 132, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई थी। लॉर्ड वेलेजरी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लैंसडाउन या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए डलहौजी ने तो हड़प नीति अपनाई थी, तो इसका जो सही आंसर है 132 का वो है लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं लॉर्ड वेलेजली और हड़प नीति के लिए जाने जाते हैं लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। मिंटो ने मार्ले मिंटो सुधार लाया था और लैंसडाउन ने क्या किया था कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं 133, यहाँ भी सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पे नेता और उनके स्थान, मैंने 2016 में ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ था कि 1857 में कौन से नेता ने कहाँ पर तो वहाँ पे मैं कुछ नेताओं को बताने की कोशिश किया था। जिन्होंने नहीं देखा है 2016 का प्रश्न पत्र देख लीजिएगा, वहाँ पे इस तरह से प्रश्न रिपीटेड हुए हैं। तो देखिए बख्त खां जो हैं ये एक मिनट, इसको 133 नंबर के प्रश्न है, ठीक है। तो 133 नंबर के प्रश्न में किन्होंने कहाँ से, तो देखिए बख्त खां जो है दिल्ली से, ठीक है। ये यही प्रश्न पूछा था, बख्त खां कहाँ से लड़े थे करके 16 में भी रिपीटेड हुआ था। तो ये कहाँ से, तो ये दिल्ली से, ठीक है। तो पहला का डी देखिए एक ही बनाएंगे तो ये बन जाएगा, पहला का डी देखिए है ना, पहला का डी बना लिए मतलब पूरा बन जाएगा। पहला का डी बना लिए आप तो ये पूरा बन गया, देखिए है ना। दूसरा का ये हो जाएगा नाना साहब ने कानपुर से, अहमदुल्ला ने आपके लखनऊ से और कुंवर सिंह आरा से बिहार से है ना, आरा बिहार से, कुंवर सिंह है ना, ये ठीक।
ये पूरा सुमेलित हो जाएगा। ये पूछता ही है, देख लीजिएगा 1857 एक बार पढ़ लीजिएगा, मुगल पढ़ लीजिएगा। 1857 से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। देखिए 1857 से दूसरा प्रश्न, ठीक है। ये 16-17 हर बार आता है 1857 से, और मुगल से और शिवाजी से। आप ये तीनों पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपका सोशल साइंस जाएगा ही नहीं। तो देखिए 1857 के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये प्रश्न कुछ मिसप्रिंट हुआ है, तो उसको मैं बोल रहा हूँ, उसको सुनिएगा। इसमें असत्य कथन को चुनना है। तो मैं सीधा जो 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में ब्रिटिश ब्राउन की सत्ता स्थापित की गई तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया, ये बिल्कुल सही है। 1857 का जब विद्रोह हुआ उसके पश्चात क्या हुआ था, भारत में ब्रिटिश क्राउन की सत्ता स्थापित की गई है ना, और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ये प्रश्न पूछा था एक बार, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी, 1857 के विद्रोह के पश्चात महारानी का घोषणा पत्र जारी किया गया, ये भी सही है। 1857 का जब युद्ध हुआ उसके पश्चात जो इंग्लैंड की महारानी थी उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। अगला देखिए सी, 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय राज्यों की सेनाएं समाप्त की गई, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब 1857 के विद्रोह के बाद जो भारतीय राजाओं के पास जो सेना थे उसको समाप्त कर दिया गया, और जो ब्रिटिश क्राउन थे उसकी सेनाएं बनाना प्रारंभ किया गया। तो इसमें जो नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय सेना में सिख, पढ़न और गोरखों की भर्ती नहीं की गई, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध होता है, हमें शरीर सशरीर चाहिए है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब सशरीर, तो 1 का 3 है ना, 1 का 3। तो नीचे देखिए कभी कभी एक ही बना लेने से बन जाता है। 1 का 3 यहाँ 2 ठो दे दिया है, तो आप दूसरे पे जाइए, ठीक है। 1 का 3 जैसे बी और सी दोनों पे दिया है, ए का बी और सी दोनों पे 3 दिया हुआ है, तो आप दूसरे पे जाइए। दूसरा परमादेश है ना, तो परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। 1 मिनट, परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। तो 1 का 3 हो गया था, और बी का 1 हो जाएगा। तो देखिए 3 और 1, 3 और 1 कहाँ पर है, तो 3 और 1 देखिए 2 बनाने के पश्चात इधर पूरा बन गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से कभी कभी 1 बनाने पर, कभी कभी 2 बनाने पर कूट वाले बन जाते हैं, तो याद रहने चाहिए बस। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, किस पर बल देना चाहिए, विषय से संबंधित सूचना देने पर, सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर, विद्यार्थियों के भाषा विकास पर। 2016 का क्वेश्चन रिपीटेड है ना। ये 36 नंबर का प्रश्न है, 136 का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, ठीक है। ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 137, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादन किसने किया था। देखिए प्रोजेक्ट विधि, इस तरह से विधि, कौन से विधि किसने दिया, वैज्ञानिकों का पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा है ना। यहाँ पे फ्रोबेल, किलपैट्रिक, आर्मस्ट्रॉन्ग, और आपके हैं नीचे हैं मारिया मॉन्टेसरी है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कील पैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि किन्होंने दिया था, कील पैट्रिक ने। फ्रोबेल ने क्या दिया था, तो फ्रोबेल ने दिया था खेल विधि, ठीक है। फ्रोबेल ने खेल विधि दिया था, ठीक है। आप मॉन्टेसरी का कमेंट करके बताइएगा इन्होंने कौन सी विधि दिया था, या फिर कौन सी पद्धति का प्रतिपादन किया था। आगे देखिए 138, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का नियम नहीं है। अनुभव का नियम, उद्देश्य का नियम, सामाजिक अनुभव का नियम, तैयारी का नियम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसके इस तरह से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तैयारी के नियम नहीं है बोला है, तो ये तैयारी के नियम, ठीक है। बाकी सभी हैं, और जो एक ठो नहीं है वो है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रोजेक्ट आधारित सीखना विद्यार्थियों में विकसित करता है आलोचनात्मक सोच, सहयोग, सृजनात्मकता, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो उपरोक्त सभी पे जाएगा। मैंने कहा है कि 90% उपरोक्त सभी पे आपको लगा ही देना है, ठीक है। 10% छोड़ सकते हैं आप, जिसमें देख लीजिएगा क्वेश्चन के हिसाब से। सामाजिक अध्ययन के कौन से क्षेत्रों में प्रोजेक्ट आधारित सीखना लागू हो सकता है। अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ भी किस में जाएंगे हम, उपरोक्त सभी पे जाएंगे, ठीक है। उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अधिकतर आपके ईवीएस और सोशल साइंस से संबंधित प्रश्न में उपरोक्त सभी ही सही रहता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए यहाँ पे हड़प्पा और क्या क्या वहां से मिला था उसका सही सुमेलित करना है। तो हड़प्पा कालीन में ईंटों से बने हुए कक्ष, बक्सों के समाधान, इस तरह से क्या मिले हुए थे, तो उसको बताना है यहाँ पे, ठीक है।
तो देखिए 141 नंबर पे आपका देखिए इसका आपके हड़प्पा से मिला था आपका बक्सों के समाधान, है ना, बक्सों के समाधान मिला था। एक का बी, एक मिनट, पहले का बी हो जाएगा, एक का बी। ठीक है, देखते हैं एक का बी किसमें है। तो एक का बी दो ठो है, पहला और ए और सी दोनों पे है ना। तो दो का देखते हैं, दो का क्या हो जाएगा, दो का लोथल, लोथल को लोथल पे क्या मिला था, दोहरा समाधान। ठीक है, दो का डी, दो का डी देखते हैं तो दोनों में दो का डी दिया हुआ है ना। अब तीन का देखते हैं तो तीन का क्या है, कालीबंगा, कालीबंगा से मिला था आपका ईंटों से बने हुए कक्ष। कालीबंगा में क्या मिले थे, ईंटों से बने हुए कक्ष। तो तीन का ए, तीन का ए किसमें है, सी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीन का सी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं उसको। ठीक है, आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता के ऐसे दो स्थान जो चावल के कास्ट के लिए जाने जाते हैं, जो सबसे प्राचीन है। अमरी, कोलदहवा, मेहरगढ़, गुमला। अपने उत्तर नीचे दिए गए कोट के आधार पर दीजिए। देखिए, है ना, तो इसका जो 142 नंबर के प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी लिया गया था, आपके दूसरा और तीसरा को लिया गया था। ठीक है, प्रश्न क्या कहा है कि आपके चावल के काश्त के लिए जाने जाते हैं ये पुराने हैं ना, तो कोल्ड हवा और मेहरगढ़। ठीक है, कोल्ड हवा और मेहरगढ़ से ये चावल के साक्ष्य मिले हुए थे। आगे देखते हैं 143, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक संस्कृति के संबंध में सत्य है। वैदिक संस्कृति सीधी और सरल थी। वैदिक संस्कृति ने महिला सशक्तिकरण को महत्व दिया। वैदिक संस्कृति एक ईश्वरवाद पर आधारित थी। वैदिक संस्कृति ने यज्ञों को महत्व दिया। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, वैदिक संस्कृति ने यज्ञों के महत्व दिया है ना, यज्ञों को महत्व दिया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 144, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है, उसको बताना है आप लोगों को, ये सही मिलान कौन सा नहीं है। तो 144 का देखिए कलिंग, जौगढ़, ये बिल्कुल गलत लग रहा है मेरे को। और देखिए आपका उत्तरापद, तक्षशिला है ना, दक्षिणापद सुवर्णगिरी है ना, अवंतीरथ, उज्जैन है ना, ये तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जौगढ़। ठीक है, कलिंग, कलिंग किसको कहा जाता था, तो कलिंग उड़ीसा को कहा जाता था, याद रखिएगा। अशोक का कलिंग विजय आप लोगों ने पढ़ा होगा, कलिंग अभिलेख भी पढ़ा होगा, है ना। आपका कलिंग अभिलेख में जो है अशोक के है ना शिलालेखों पर, तो कलिंग उड़ीसा को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन से शिलालेख में अशोक ने स्वयं को अशोक राजा संबोधित किया था। कर्नाटक के मास्की का छोटा शिलालेख प्रथम, या फिर मध्य प्रदेश के गुर्जरा स्थित छोटा शिलालेख प्रथम, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी स्थित छोटा शिलालेख द्वितीय, आंध्र प्रदेश के येरागुड़ी स्थित छोटा अभिलेख द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के गुर्जरा, है ना, गुर्जरा, पानगुडिया, ये सब मध्य प्रदेश के क्या थे, शिलालेख थे, गुर्जरा, पानगुडिया, ये दोनों, है ना। तो ये यहाँ पे उन्होंने स्वयं को अशोक राजा घोषित किया था। ठीक है, और अशोक ने स्वयं को देव नाम प्रियम के नाम से जाना जाते थे, अशोक। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे आप कमेंट करके बता सकते हैं अशोक कौन से धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, आगे देखते हैं 146, एटॉल के संबंध में कौन सा कथन सही है। घोड़े के नाल के आकार वाली प्रवाल भित्ति लाल सागर, चीनी सागर, चीन सागर और ऑस्ट्रेलिया सागर में अधिक पाई जाती है। यहाँ पे कूट पे दिया हुआ है ABCD। तो इसका जो सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए, बिल्कुल ए और दो दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, आगे देखते हैं 147, भारत स्थित है, भारत की अक्षांशीय स्थिति का विस्तार बताना है। तो देखिए 8 अंश उत्तरी अक्षांश से 37 अंश उत्तरी अक्षांश, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 20 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 अंश 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से 38 अंश उत्तरी अक्षांश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37/6, 8/6 से 37/6। इस तरह से जो भारत का नक्शा है मैं दिखाना चाहूँगा, ये भारत का मैप आप लोगों का इस तरह से जो होता है। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे, ठीक है, तो भारत यहाँ से चालू होता है 8 अंश 4 मिनट से। ठीक है, 8 अंश 4 मिनट से 37/6 तक जाता है, यहाँ पे होता है 37/6, 8 अंश 4 मिनट से 37/6। और इधर आपका होता है देशांतर पे 68/7 से 97/25। ठीक है, 97/25 तक जाता है। ये तो अक्षांश है, और ये देशांतर भी याद रख लीजिएगा। देशांतर में क्या है 68/7,
68 से 97-25 तक, ठीक है। अक्षांश अक्षांश पे पूछेगा तो अक्षांश उत्तर से उत्तर होता है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण कैसे है, उत्तर से दक्षिण क्यों नहीं है, नहीं सोचेंगे। उसके लिए आप लोगों को ग्लोब देखना होगा, ग्लोब जानना होगा। देखिए ये ग्लोब है, ठीक है। तो ग्लोब ऐसे 4 भागों में बांटा है। तो भारत कहाँ पर है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध यहाँ पर है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में ये भूमध्य रेखा है ना, ये भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। इसीलिए भारत का अक्षांशीय विस्तार जब भी बताया जाता है तो उत्तर से उत्तर ही बताया जाता है, क्योंकि इधर वाले पार्ट दक्षिण हो जाएंगे और इधर वाले पार्ट उत्तर हैं, ठीक है। इसीलिए उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तर ही क्यों दिया है। तो हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, इसलिए भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, न कि दक्षिणी। आप बोलोगे कि ये तो भारत का दक्षिण है, नीचे वाला भाग भारत का दक्षिण है, उत्तरी क्यों बोल रहे हो सर। तो ये उत्तरी भारत के संदर्भ में नहीं बोला जाता है, यहाँ पे जो आपके भूमध्य रेखा है उसके संदर्भ में बोला जाता है। ये भूमध्य रेखा 0 अंश होता है, 0 अंश से 1 2 3 4 करते जाएंगे तो 8 अंश 4 मिनट ऊपर जाएंगे तो भारत शुरू हो जाता है वहां से, ठीक है। और ऐसे ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे तो कहाँ तक जाता है, तो 37 अंश 6 मिनट तक जाता है, ठीक है। ये जो रेखाएं होते हैं खींची होती है, ये सब अक्षांश रेखाएं कहलाती है, ठीक है। और जो सीधी रेखाएं होती है वे क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं पे कहाँ से प्रारंभ होती है, तो 68 अंश 7 मिनट, ये देशांतर, इनको पूर्वी देशांतर कहा जाता है। पूर्वी क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत देखिए ये पूर्व साइड में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, इसलिए 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कहा जाता है। 97-25 पूर्वी देशांतर कहा जाता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, समझाने पर दिन निकल जाएगा, लेकिन आप लोगों को समझाने की कोशिश किया मैंने, ठीक है। आगे देखते हैं 148, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलमती बांध कावेरी नदी पर बनता है, मेटूर बांध कृष्णा नदी पर बना है, गांधी सागर जल संग्रह चंबल नदी पर है। दिए गए कथनों में कौन सा, इसमें देखिए कूट पे दिया हुआ है तो इसका आंसर कूट पे आप लोगों को बताना होगा। 148 का जो आंसर लिया गया था व्यापम द्वारा वो ऑप्शन डी था, केवल 3 है ना, केवल 3 इसका बिल्कुल सही था, बाकी सब गलत थे। आगे देखते हैं 149 नंबर के प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य में जून से सितंबर माह में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा नहीं होती है। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है जून से सितंबर में, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर जम्मू कश्मीर। तो किसमें नहीं होता है उसको बताना है, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में नहीं होता है, याद रखिएगा। दक्षिण पश्चिम जब मानसून आता है हम लोगों का भारत पे, तो वहाँ पे इस तरह से यहाँ से आता है दक्षिण पश्चिम इस तरह से, तो यहाँ ये कश्मीर तक नहीं पहुँच पाती है और कश्मीर से वर्षा नहीं कर पाती है, ठीक है। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन सुमेलित करना है इसको, अंतिम आज का हमारा। पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। पहला का ए है ना, पहला का ए मतलब यहाँ पे पहला के बहुत सारे दिया है। हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति आपका कृषि से संबंधित है। दूसरा का सी है ना, नीली क्रांति, नीला क्या होता है, पानी होता है, तो पानी में क्या होता है, मछली, तो ये मछली क्रांति। भूरी क्रांति क्या होता है, भूरा क्या होता है, ऊन होता है ना, भेड़ों का जो ऊन होता है भूरी कलर का, तो वो डी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से पीली क्रांति मतलब ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए सी बी डी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के आप लोगों को हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।